जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। केस का नाम लिखो, एक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, दैट इज दिगंबर सिंह। दिगंबर सिंह वर्सेस अहमद। दिगंबर सिंह वर्सेस अहमद 1915 प्रिवी काउंसिल केस। ठीक है, ये जो केस है ना स्टूडेंट, इसको बिना पढ़े आप एक अच्छी हिस्ट्री प्रियम्पशन की नहीं जान सकते, बिकॉज दिस वाज द वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द प्रिवी काउंसिल, wherein the Privy Council very popularly, very cleverly explained how this right of preemption was originated in India. समझ रहे हो, यही वाला केस है जिसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जो ये प्रियम्पशन है, जिसमें कोई पर्सन किसी दूसरी की प्रॉपर्टी को खरीदने का राइट ले रहा है, ये राइट कैसे डेवलप होता है इंडिया में। तो जो मैंने बातें बताई ना, इसी तरीके से ये सारी बातें इसी केस में कही गई कि प्रॉफिट सुन्ना से आया होगा, इंडिया में मुगल डायनेस्टी में आता है, विलेजेस में ये डेवलप होता है कस्टमरी लॉ की तरीके, ब्रिटिशर्स ने इसको कंफर्म कर दिया और फाइनली मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स दोनों में ही इस प्रॉपर्टी का, इस राइट को एक्सरसाइज किया गया। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन इज इट क्लियर? Digambar Singh versus Ahmed 1915 was the very landmark judgment wherein the Privy Council clarified how the right of preemption was developed in India, है ना। तो इसके बारे में अगर आप चाहोगे तो आगे लिख लेना। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो दिगंबर सिंह के बाद ना हमारा देश में संविधान आ गया, है ना। बताओ जरा हमारा संविधान किस डेट से लागू होता है, जल्दी से बताओ सारे लोग। कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को लागू होता है? 26 जनवरी। अभी 2025 1950 है। तो लॉ स्टूडेंट आंसर करो। हाँ, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ पार्ट्स इनफोर्स होते हैं। दैट वाज रिलेटेड टू द इलेक्शन, दैट वाज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस एंड सिटीजनशिप एंड एक्सेट्रा। जो मेजर पार्ट है वो होता है कब से? 26 जैन 1950, जो कि अभी अवंतिका ने लिखा। 26 जनवरी 1950 से संविधान आ गया और संविधान आया तो एक अपने साथ एक बड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज लेके आया ना, फंडामेंटल राइट्स, है ना। ये जो फंडामेंटल राइट्स आए, इसने थोड़ा सा हमारे पुराने चल रहे कस्टम्स को थोड़ा सा क्या कर दिया? इफेक्टेड कर दिया। कैसे? इन्होंने क्या बोला था फंडामेंटल राइट ने? रोमी बताओ, कुछ थोड़ा आइडिया है? फंडामेंटल राइट में हम लोग आर्टिकल 13 क्लॉज 3 पढ़ते हैं। 13 क्लॉज 13 बेसिकली कहता है इंडिया में जो भी कानून है या जो बनेंगे, कोई भी लॉ कैन नॉट गो विद इनकंसिस्टेंसी विद द फंडामेंटल राइट। होपफुली अंडरस्टैंड। यानी भारत में जो कानून था, है या होगा, इसमें से कुछ भी फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होगा नहीं। इसी में आपने पढ़ा होगा व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। एनी रूल, ओके, हाँ, एनी रूल, कस्टम, यूसेज, नोटिफिकेशन, लॉज, बाई लॉज, सब जो कुछ आप बोल रहे हो, इसमें एक चीज है दैट इज कॉल्ड कस्टम। यानी कि ऐसे कस्टम विच आर प्रिवलेंट एंड विच आर इन्फोर्स्ड आर ऑल्सो लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। आप लोग जब मुस्लिम लॉ शुरू करे थे, आपको याद है मैंने आपको एक केस पढ़ाया था बिल्कुल इस बिगिनिंग में, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन ये था कि पर्सनल लॉ लॉ है कि नहीं। याद है किसी को? बिल्कुल बिगिनिंग में केस पढ़ा था कि पर्सनल लॉ लॉ है कि नहीं। इसको लेके हमारे पास बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट था। उस जजमेंट की जो स्टेटस है वो अभी भी बरकरार है, मेंटेन है, मैं उस पर कुछ नहीं जा रही। मैं बात करी प्रियम्पशन अपने आप में यूनिक है। प्रियम्पशन अपने आप में एक कस्टमरी लॉ की तरीके इंडिया में पढ़ा जाता है, इसलिए प्रियम्पशन को हम कस्टम के पर्पस से इंटरप्रेट करेंगे, ना कि पर्सनल लॉ के कस्टम से। ठीक है, तो क्योंकि आपको किसी ने मुझे नहीं बताया, पढ़ते पढ़ते हो नहीं तुम लोग, मुस्लिम लॉ खत्म होने वाला है, बड़ा दुख होता है मुझे। कौन सा केस था लैंडमार्क? कोई दिखेगा मुझे स्टूडेंट? बिगिनिंग में पढ़ाया था मैंने, 2 केस पढ़ाए थे जिसमें हमने लॉ की बात करी थी। रोमी, बड़ा दुख होता है, ऐसे किसी को बताओगे मुस्लिम लॉ मैंने पढ़ लिया, हमारा हो गया, मैम ने पढ़ाया था, अच्छा थोड़ी पढ़ाया, बताओ ये जजमेंट भी हमें नहीं पता, मैं तो हो गई किसी काम की नहीं। हाँ, मैं पहले कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, हमेशा कहूंगी, मेरी एक एडवाइस मानो,
अगर तुम लोग को कोई क्वेश्चन के आंसर ना आए, मेरा नाम नहीं लेना, ठीक है? क्या देना किसी और ने पढ़ाया, किसी का एक आंसर नहीं आ रहा, चलो क्या करना है तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। याद कर लो, रोहन याद आ रहा है? जितेन, बॉम्बे हाईकोर्ट ही बता दिया मैंने क्लू करके। बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिस जजमेंट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि पर्सनल लॉज आर नॉट लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, जस्टिस गजेंद्र गटकर। इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट पढ़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, इसलिए आज भी हम इस बात पर सेटल नहीं हो पाए हैं। नरसू अप्पा माली पढ़ते ही नहीं हो, कभी पीछे मुड़ के देखते हो लंबा हमारा कितना जर्नी हो चुका ऑनलाइन। नरसू अप्पा माली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951-54। हाँ, और पलट के देखो, वेरी गुड, परफेक्टली फाइन। एनीवेज प्रियम्पशन पे आते हैं। हाँ रोहन, 1951। चल, 26 जनवरी 1950 को फंडामेंटल राइट्स आ गए, और फंडामेंटल राइट्स में ना एक फंडामेंटल राइट आया था, शायद आपको याद हो, 19(1)(f, बट इट डील्स विद 19(1)(f कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज कॉल्ड राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था? फंडामेंटल राइट था। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, बच्चों मुस्लिम लॉ का राइट ऑफ प्रियम्पशन सबसे ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी? मेरी। मैं चाहूं जिसको चाहूं बेचूं, दैट इज माय फंडामेंटल राइट। सो नो वन कैन मेक एन इंटरफेरेंस कि मुझे प्रॉपर्टी सेल करो। जबकि प्रियम्पशन में आप देख रहे हो कि वहां पर कोई पर्सन मुझे कंट्रोल कर रहा है, कोई पर्सन मुझे कह रहा है कि तुम उसको प्रॉपर्टी नहीं बेचो, मुझे प्रॉपर्टी बेचो। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 के बाद से राइट ऑफ प्रियम्पशन पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ा, जिसमें कि बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, जिसमें उन्होंने जो तीनों राइट्स हैं, जो तीनों आप देख रहे हो ना, कौन कौन से देख रहे थे शफी, कौन कौन से है? दिस ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या बोला, कहा ये पड़ोसी को कौन है ना, पड़ोसी को इतना पावर मत दो कि आ गए पड़ोसी बोलते हैं मुझे प्रॉपर्टी सेल करो। तो यानी शफी हजार को क्या बोल दिया? वाइड। क्यों? फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हो रहा है। द पर्सन हु इज होल्डिंग द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज फ्री टू सेल टू एनीबडी एल्स, है ना। तो यहाँ पर इसको वाइड कर दिया। हम लोग जजमेंट अभी देखेंगे। एक और भी आया कि शफी खलित ये कौन होता है? अगर वो आपकी प्रॉपर्टी पर इजमेंट्री राइट, सिर्फ मेयरली इजमेंट्री राइट एंजॉय कर रहा है, इस बात से वो आपकी प्रॉपर्टी सेल करने का, सॉरी परचेज करने का राइट ले रहा है, गलत। इसको भी क्या करा? नेक्स्ट टाइम वाइट बोल दिया। हाँ, ये वाला काफी स्ट्रॉन्गर है। तो ये क्योंकि को ओनर्स होते हैं, यहाँ पर तो आप लोग सेक्शन 44 ऑफ टीपीए में भी थोड़ा इनको वैल्यू ज्यादा करते हो, है ना। दो भाई आपस में रह रहे हैं एक प्रॉपर्टी में, और आपने किसी ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी सेल कर दी जिसकी भाई से लड़ाई चलती है डेलिबरेटली। अब बताओ, लड़ो उससे। दिस काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट बी अप्रिशिएटेड। तो यहाँ देश आजादी के बाद बच्चों याद रखना, जो प्रियम्पशन के राइट थे, इसको छोड़कर इन दोनों पर ही काफी खासा एडवर्सली इफेक्ट पड़ा। Subscribe for more content.